निवेदन करते हैं। बहुपद के बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अब हम सीधे बात करेंगे, जैसे बहुपद का नाम आप जानते हो पी एक्स रखते हैं, तो बहुपद मान लो ये छोटा सा एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। यहाँ पर एक्स के बहुत सारे मान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह 2 रख दें तो 2 माइनस से कितना है 1। इस पूरी क्रियाविधि का मतलब है x बराबर 2 पर बहुपद px का मान p2। ये जो लाइन है इसको समझने की जरूरत है। x बराबर 2 पर बहुपद px का मान p2 होगा। तो वो कह रहा है कि जो बहुपद दिया है वहाँ x की जगह जो भी रख दोगे आप उसी पर बहुपद का मान निकल आएगा। मैं कहूँगा x बराबर 3 पर बहुपद px का मान तो p3 हो, और p3 कैसे निकलेगा, x की जगह यहाँ पर 3 रख देगा। ये सब 9वीं क्लास की बात है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास बहुपद है यही वाला x माइनस 1, और अगर मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूँ x के वो मान, x कौन है, चर, x क्या है, और बहुपद किस में होता है, चर में। एक चर वाले बहुपद हमारे कोर्स में, तो चर का मान ऐसा जो बहुपद को शून्य बना दे। तो x का ऐसा कौन सा मान है जो इस बहुपद को शून्य बना देगा। तो अगर मैं x बराबर 1 रख दूँ तो ये बहुपद कितना बन गया, शून्य बहुपद। जो बहुपद शून्य के बराबर होता है उन्हें क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। यानी ये बहुपद px क्या बन गया, शून्य बहुपद। कब, जब मैंने इसमें क्या रखा, x बराबर 1 के लिए px कैसा बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा या है। अतः याद रखेंगे x बराबर 1 बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं 0। यानी चर का वो मान जो बहुपद को शून्य बना देगा वो स्वयं शून्य होगा। तो अब बताओ px बराबर x माइनस 3 में कौन होगा शून्य, कौन 3 प्लस 3, किसका मान है वो, पूरी बात बोलो ना। x बराबर 3 बहुपद px का क्या होगा, शून्य। x बराबर 3 ही तो रख रहे हो यहाँ पर, x बराबर 3 रखने पर तभी तो आया अपनी 3 माइनस 3 कितना है। अब इस बहुपद का शून्य बताओ, px बराबर 2x माइनस 1। जल्दी बताओ, 0 रखोगे तो 2 गुणा 0 माइनस 1 आएगा, शून्य बहुपद नहीं आएगा। कौन है x का ऐसा मान जिसको शून्य बहुपद, वैसे तो देख के पता लग रहा है कि 1 है, अगर ये 1 हो जाए तो 0 आ जाए। ये 1 कब होगा, जब 2 गुणा कुछ 0 बन जाए। 2 गुणा 1/2 1 होता है। x की जगह 1/2 को 2 से 2 कटेगा, रख के देखो कितना। ये शून्य बहुपद कब बना, जब मैंने x की जगह कितना रखा, तो इसका मतलब x/2 बहुपद px का कौन है, शून्य है, क्योंकि ये इसे शून्य बना दे रहा है। बात समझा दी। अब क्योंकि x की घात 1 है इसलिए 1 0 2 होगा 3 होगा। तो हमारे कोर्स में x की घात 2 वाले यानी द्विघात बहुपद हैं, जिन द्विघात बहुपद का हमें शून्य ज्ञात। चौथा पार्ट और ये दूसरा पार्ट दोनों एक जैसे। चौथे पार्ट में समीकरण दी होती है और समीकरण के मूल ज्ञात करने होते हैं। समीकरण में पहले से ही बराबर 0 दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें बराबर 0 नहीं दिया होता, बहुपद दिया होता है। अब बहुपद के शून्य निकालने हैं। अब जरा थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पर, ये x माइनस 3 है और इसका मुझे शून्य निकालना है। यहाँ तो तुमने आपने तुरंत बता दिया कि 3 मिनट, मान लो तुरंत नहीं बता पाते तो हम क्या करते, शून्य ज्ञात करने के लिए x माइनस 3 को रखते 0। इस समीकरण को करते हल, x बराबर निकल आया शून्य।
ऐसे इसका शून्य निकालना था, इसको रखते 0 के बराबर, 2x बराबर 1, 0 प्लस 1 और x बराबर कितना आ गया। यानी अगर किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो पहला दिमाग में डालो शून्य होता कौन है, x का मान जो बहुपद में रखते हैं, और बहुपद x का मान रखने पर क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, शून्य बन जाता है, वो मान शून्य। तो अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद को ही 0 के बराबर रख लेंगे, और बहुपद को 0 के बराबर जैसे ही रखेंगे वो समीकरण बन जाएगी, उस समीकरण को हम हल करेंगे, और जब हम हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारे पास x के मान निकल आएंगे, वो x के मान ही दिए गए बहुपद के शून्य होंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो उसके अलावा हम एक चीज देख रहे हैं, एक होता है बहुपद px और एक होता है x। बहुपद x में x चर x में बहुपद, चर x में बहुपद px है और px का मान हम कुछ भी ले सकते हैं x के बदले में। क्या इसका कोई शून्य होगा, x की घात 2 में 2 जोड़ना, यानी हमें इसको अगर शून्य बनाना है तो यहाँ पर -2 होना चाहिए, तभी तो -2 प्लस 2 0 बनेगा, और x है घात 2। अब अगर धनात्मक मान रखूंगा x का तो धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक रखूंगा तब भी धनात्मक आएगा, तो इसका मतलब वास्तविक संख्याओं में अगर देखा जाए तो इसका कोई भी शून्य नहीं। तो आवश्यक नहीं है कि हर जो हमें बहुपद दिया है उसके शून्य संभव, कुछ बहुपद ऐसे भी होते हैं जिसके शून्य संभव नहीं। अब शून्य तो आपने समझ लिया, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, कितने बच्चों ने पढ़ी है, जिसमें x, y निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, ये 3,4 अगर ये है यहाँ तक आते हैं, ये 3 होता है और ये 4 होता है। कितने बच्चों ने पढ़ी निर्देशांक ज्यामिति? ये जो बाकी बच्चे थे जब हमने 7वां चैप्टर कराया था निर्देशांक ज्यामिति, ऑप्शन दे क्या सब डिटेल में बताया था ये। चलो आगे बात करते हैं। तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, भूलने का कारण भी है, भूलने का कारण ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो सब्जेक्ट को नहीं देते। आपके लिए स्कूल केवल इतना है 7:30 बजे आना और 12:30 बजे जाना। अब ये जितने बच्चों के भी हाथ उठे थे इनका मकसद है 7:30 बजे आना, 12:30 बजे जाना, उसके बीच में हमें कुछ सीखना भी है, और जो सीखा उसे याद भी रखना है। आप लोग भूल जाते हैं, और जो चीज़ें भूलते हैं उसको याद रखने का क्या तरीका है, बार बार पढ़ो। खाली टाइम है, मान लो कोई पीरियड आपको खाली मिल गया, पिछले कौन सी ऐसी चीज़ें हमारी कॉपी में जो हमें नहीं आती, आपका टारगेट होना चाहिए कि जो आपकी कॉपी में है वो आपको आना चाहिए। अब आप कहोगे हमने कॉपी नहीं बनाएंगे, हमारी कॉपी ब्लैंक है, इसलिए हमें चाहता भी, ठीक है। इसमें 2-4 बच्चे ऐसे हैं, तो वो बच्चे जो बच्चे स्कूल में मान लो कम आते हैं, किसी भी कारण वजह घर पर कोई काम रहता है, कुछ रहता है, कॉपी नहीं बना पाए, वो अपनी किताब की हेल्प, सबसे पहले जो रिवीजन चल रहा है इस रिवीजन का सारा मटेरियल अपनी फेयर कॉपी में लिखो, क्वेश्चन करो जितने कर सकते हो, उदाहरण तो सारे कर लो, ठीक है। मिनिमम जो है उस मिनिमम को तो प्राप्त करिए आप लोग, जो भी है 2-4 बच्चे। चलिए, तो चर x में बहुपद px है और ये बहुपद है। अब हम ये बताना चाह रहे थे कि एक हम मान x डालते हैं और एक मान जो है वो बहुपद से निकल के आता है। अगर 1 लिखेंगे तो p1 निकल के आएगा, 2 लिखेंगे तो इस निर्देशांक ज्यामिति में अगर इसे x कहें और इसे y कहें तो हमारे पास जो बिंदु आएगा वो एक चर और एक बहुपद के रूप में आ जाएगा। तो x निर्देशांक तो उसका चर हो जाएगा और y निर्देशांक उसका बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हमने आपको बताया था कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उनका y निर्देशांक और y अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उनका x निर्देशांक। बात समझ आ रही? तो x अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं उनका y निर्देशांक 0 है, यानी उनका px कितना है? तो x अक्ष पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उनके लिए जो x का मान है वो मान है जो उस बहुपद को क्या बना देता है? 0 बना देता है।
यानी एक्स अक्ष, और जो बहुपद को जीरो बनाता है वो कौन होता है? शून्य। इसका मतलब एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु, प्रत्येक बिंदु, जो भी बहुपद का अगर हम ग्राफ बनाएंगे उसका कौन होगा? शून्य। अब आपको रटाया कैसे जाता है भाई? ये है आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये है एक वक्र, और ये वक्र बना है बहुपद किसका? पी एक्स। अब इस बहुपद के शून्य को बताइए। तो बच्चों को बताया जाता है कि भाई वक्र जितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष पे, वही उसके शून्य है। कुछ बच्चे जिस समय हमने एक्स अक्ष बोला उस समय जैसे अभी 2-4 कान पे हाथ रख के बैठे, मैं भी अपने कान पे हाथ रखता हूँ, मुझे कम सुनाई आता है। ऐसे 1-2 बच्चे हैं जो कान पे हाथ रख के बैठे हैं, उनको एक्स सुनाई नहीं आया, अक्ष सुन लिया उन्होंने। एग्जाम में ये तो ध्यान है कि सबने अक्ष बताया था, एक्स और वाई भूल गए, ठीक है? तो वो देखेंगे भाई वाई एक्स पे जो काट रहा है उसका हिसाब किताब लगा के 1 लिख दे। आंसर बच्चा लिख रहा है, बच्चा आंसर लिख रहा है लेकिन गलत लिख रहा है। जो बच्चा बिल्कुल ही क्वेश्चन हल नहीं कर रहा, मैं ये मान के चलता हूँ कि जिसने बिल्कुल हल नहीं किया वो तो सही में कुछ नहीं जानता, लेकिन जो बच्चा लिख रहा है, सवाल को गलत हल कर रहा है, वो बच्चा प्रतिभाशाली है, उस बच्चे को आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? उसको सही जगह पे नहीं पता कहाँ है कोई चीज़। ठीक है? तो इसके लिए आपके दिमाग के अंदर मान लो हमने कोई चीज़ डाली, अब वो जो है आपके दिमाग में घूम रही है, तो दिमाग में बिल्ली दौड़ रही है। ठीक है? वो क्यों? क्योंकि दिमाग को स्थिर हमने यहाँ पर नहीं किया। जब हम दिमाग को स्थिर रखेंगे तभी तो कोई चीज़, अब कोई चीज़ मान लो ये है, यहाँ पर मैं कोई चीज़ रखना चाहूँ और इसको मैं हिला रहा हूँ, क्या कोई चीज़ यहाँ पर रख सकते हो आप? तभी तो रखोगे जब कोई चीज़ स्थिर होगी। तो जब आप क्लास में बैठे तो अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके बैठे। इसलिए वो बच्चे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर जाते हैं जिन्होंने ना कॉपी बनाई ना किताब पढ़ी, स्कूल में पता लगा 22-23 दिन आए और उनके नंबर बड़े अच्छे आ जाते हैं। कारण वो 22-23 दिन ही बड़ी ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक एक चीज़ को स्थिर दिमाग से कि भाई हम कम आते हैं, आज जो आया समझ के जाएंगे। बहुत से बच्चे रोज आ रहे हैं, अब तो रोज आते हैं, आज समझ में नहीं आया कल पढ़ लेंगे, नहीं तो घर पे जाके समझ लेंगे, यहाँ समझ लेंगे, वहाँ समझ लेंगे। इस चक्कर में वो कहीं भी पूरे दिमाग का कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। पूरे दिमाग का कंसंट्रेशन यहाँ पे रखो। ये वाली बात समझ में आ गई कि कोई भी वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वो उस बहुपद के जिसका वो वक्र है शून्य होते हैं। क्यों होते हैं? ये वाली बात भी दिमाग में आपके रहनी चाहिए। तो पहली प्रश्नावली आपकी यही है। देखो कह रहा है बहुपद के ग्राफ नीचे दिए हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ पहली स्थिति में शून्यकों की संख्या, क्योंकि एक्स एक्स पर काटा ही नहीं। दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में और छठी में। अब इनमें से वो वाले बच्चे खड़े हो जाएं जिन्होंने ये किताब अभी खोल भी नहीं पाए हैं, ऐसे खोल लो। चलो कोई नहीं मिला, फिर ढूंढेंगे, अभी खोल देंगे। अगली प्रश्नावली, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो बहुपद के शून्यक मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये जो शब्द आया गुणांक, इसको समझने की आवश्यकता है। बहुपद तो हम जानते हैं, तो हमारे कोर्स में जो बहुपद है मैं उसी पर बात करूंगा। बता दें इसको। रिवीजन में भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे और फिर कॉपी में करेंगे। ऐसा नहीं कि रिवीजन है तो कुछ नहीं, पहले चैप्टर का रिवीजन हो चुका है, दूसरे का आज हो रहा है, पहला और दूसरा पूरा चैप्टर आपकी कॉपी में होना चाहिए। अब तो बहुत जल्दी कर लोगे ना, और जिन्होंने नहीं किया है वो अपने नई कॉपी बना के नई कॉपी में करना शुरू। मान लेते हैं एक बहुपद है हमारे पास और बहुपद विशेष है, द्विघात बहुपद है हमारे। द्विघात बहुपद आप जानते हो, घात 2 होती है इसकी और 3 पद होती है, और वो भी द्विघात बहुपद है चर x में। कौन से? चर x में द्विघात बहुपद। इसको इधर लेके जा रहा है। तो चर x में द्विघात बहुपद है, px हमने उसका नाम रख दिया, ax² + bx + c। कितने पद हैं इसमें? पद 1। पद नहीं जानते हो क्या होता? ये है संख्याएं 2, 3, 4, 5, ये हैं वेरिएबल यानी चर x, y, z। ठीक है, जब हम वेरिएबल और इनकी गुणा करते हैं, जहाँ तक गुणा होती है वहाँ तक एक पद होता है,
और जहाँ योग प्लस का निशान आ गया वो 3y लिखा है, ये दूसरा पद शुरू, उससे आगे से तीसरा पद आ जाएगा। छुट्टी अगर क्या करने की तो कितने पद हैं? 3 पद। 3 मिनट कुल 12 पद। अनंत चतुर्दशी का कल अवकाश रहेगा विद्यालय में, इसको एकाउंट ये बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ आ रही। चलिए तो चर x में द्विघात समीकरण हमारे पास ये है, इसमें चर कौन है? अचर पद कौन सा है? क्योंकि 3 पद है और जिसमें x नहीं है, चर नहीं है, वो अचर पद होता है। अब यहाँ पर नई चीज आती है गुणांक। गुणांक हमेशा उसमें होते हैं जिसमें चर होता है। अब हमारे पास चर यहाँ पर x है और उसके 2 रूप है, एक x और एक x। एक होगा x की घात 2 का गुणांक, एक होगा जरा बताओ x की घात 2 का गुणांक कौन है और x का गुणांक कौन है? इसमें आ गया गुणांक शून्य, वो मान जो इसमें रखने पर इसे शून्य बना देंगे। कितनी घात है इसकी? 2। कितने शून्य होने चाहिए? क्या तुम्हें एबीसी के मान पता है? तो क्या शून्य को मान पता होंगे? एबीसी क्या है? माना हुआ है, तो शून्य को मान लेते हैं। ठीक है, तो माना बहुपद के शून्य, उनका नाम रख लेते हैं। और स्टैंडर्डाइज जो है वो ये दिया गया कि बहुपदों के शून्य को एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा बीटा मान। तो अगर मैं कहूँ, ये मैं सब सिद्ध करवा चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिवीजन में सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। एक सीधे बता देता हूँ मैं, शून्यकों का योग। अगर आप शून्यकों का योग निकालेंगे, देखना पुराना वीडियो पढ़ा है, जिनकी ये इच्छा है कि ये कहाँ से आया ये जानना है, तो पिछली बार जब हमने बहुपद कराया था तो उसमें सिद्ध करके बताया था कि बहुपद आया था। वो शून्यकों का योग आता है -b बेटा, जहाँ b क्या है? x का गुणांक, और ये क्या है? x की घात 2 का। इसको हम शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। ये है शून्यकों और गुणांकों में संबंध कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। शून्यकों को अल्फा बीटा कहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। याद हो गया? ऐसे एक संबंध और होता है इसमें, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। ये हमने शायद अप्रैल में करवाया था, अप्रैल में बच्चे कम आए थे, उससे नहीं कर पाया हूँ, पुराना वीडियो देखिए। शून्यकों का गुणनफल ये होता है बराबर अचर पद बटे x की घात 2। तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि x की घात 2 का गुणांक नीचे आ रहा है, ठीक है, और तुम्हें नींद आ रही है। अचर पद c और x की घात 2 का गुणांक और मूल शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा। अगर इसी को मैं 0 के बराबर लिख दूं तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण के लिए भी ये दोनों सूत्र होंगे। द्विघात समीकरण के भी शून्यकों की जगह क्या कहेंगे? मूल। मूलों का योग बराबर -b बटा a, मूलों का गुणनफल बराबर c बटा। तो यही सवाल आपका द्विघात समीकरण में पहुंच जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर बहुपद कहेगा तो बराबर 0 नहीं देगा, वो बराबर 0 दे देगा तो कहेगा द्विघात समीकरण। तो जितने भी द्विघात बहुपद के नियम हैं वो सारे द्विघात समीकरण पर लागू हो जाएंगे और शून्यकों का नाम बदल के क्या हो जाएगा? मूल। चलिए आगे। अब हम सवाल लेंगे। क्या है सवाल? 2.2 प्रश्नावली का। सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शुरुआत ध्यान से की, क्या ज्ञात करना है? शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। अब सत्य क्या होता है?
सत्य वो होता है जो हमें पता हो पहले से, और वो किसी महान पुरुष ने बताया होता है। ऐसा थोड़ी ना कोई राह चलते तुमसे कहेगा वो सत्य हो जाएगा, है ना। और इस समय महान पुरुष कौन है? हमने अभी बताया आपको कि शून्य का योग कितना है -b/a, और शून्य का गुणनफल कितना है। तो ये जो बात है इसको आप याद करिए, ये सत्य है अल्फा बीटा बराबर c/a। इसकी सत्यता की जांच हम इन सवालों में करेंगे, यही हमसे कहा है। तो जिस सत्यता की हमें जांच करनी है वो सत्य आपको पता होना चाहिए। क्या है वो सत्य? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, जहाँ a और b और c अचर पद है, a और b x की घात 2 और x के गुणांक है, और अल्फा और बीटा बहुपद के कौन है? शून्य। आज एक वीडियो हमने 9th क्लास का बनाया है, तो आपके लिए बनाया है। उसमें मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने का तरीका बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है, जिसकी यहाँ पर जबरदस्त जरूरत पड़ी। वो वीडियो आप देख लेना, मुश्किल से 5-10 मिनट का वीडियो है। उसमें मध्य पद को कैसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं ये पूरा उसमें वर्णन किया। ठीक, यहाँ भी मैं बताऊँगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ थोड़ा सा जल्दी में बताऊँगा क्योंकि सवाल भी तो बनाना है। तो पहले ही सवाल लेते हैं, x की घात 2 - 2x - इस बहुपद कहाँ थे? क्या करने दे तो प्राइमरी जोड़ती कर पट्टी बची हुई थी, तू क्या जोड़ लगा चला गया? अरे कितना जाएगा? एक दिन तो सही हो गया, कितनी बड़ी पट्टी थी उसमें, सब पीला पीला लग रहा था। पता ही कोई जादू वादू तो मिल गया नहीं है? हाँ, इसे कोई जादू मिल गया एलियन जिसने इसके पैर को छू के सही कर दिया। चलिए, ये हमारे पास बहुपद है, इसे मान लेते हैं माना बच्चे तो ज्यादा गए थे, बच्चे 2 ही आए, 5-6 गए थे ना। कहाँ है बाकी? पहले आ गए। कौन है जो गए थे? ऐसा नहीं वहां से वही निकल गए उधर। अखिल भी तो गया था, कहाँ है? और कौन गया था? वो वापस तो नहीं गया, सारे आ गए। तो बहुपद को हमने px मान लिया। अब हम इस सवाल को हल करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके गुणनखंड करना। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके इसके गुणनखंड करना। मध्य पद कौन है इसका? पहले तो घातों के घटते हुए क्रम में लिखो, पहले घात 2 फिर घात 1 फिर अच्छा। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है मुझे? बहुपद का शून्य ज्ञात करना। करने के लिए तो जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, ये थोड़ी देर पहले भी हमने ज्ञात किया था, 0 बराबर रख लिया था। तो जिस भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है उसको किसके बराबर रख लेंगे? तो x की घात 2 - 2x - 8 को रख लो 0। जल्दी जाओ, हमारे टेबल है उसमें बैग रखा है, खींचोगे उसमें एक मार्कर रखा है, लेकर आओ बहुत जल्दी। ये x की घात 2 - 2x - 8 बराबर 0। ये है मध्य पद का गुणांक कितना है? इसकी जगह लगेगी ब्रैकेट। तरीका है उसको हल करने का, बाकी सब ऐसे लिख दोगे। अचर पद कौन है? 8 है। अचर पद का निशान देखो क्या है? अब अचर पद कितना है? 8 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने से 2 आ जाए। 4 दूनी 8, 4 और यहाँ। ये इस तरीके से होता है मध्य पद 2 भागों। समझ में आ गया? मध्य पद की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, अचर पद का निशान ब्रैकेट में लगता है। अचर पद के गुणनखंड हम देखते हैं, अगर ऐसी घात 2 का गुणांक है तो उसको भी गुणा कर देंगे, और वो गुणनखंड घट के कितने आ जाने चाहिए, जो भी हमारा मध्य पद का गुणांक है वो। अब इस ब्रैकेट को खोलो। ब्रैकेट जब खुलती है तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो सब उसे गुणा करते हैं, चाहे इधर चाहे इधर। x की घात 2 प्लस माइनस 4 x से गुणा करना है, माइनस प्लस 2 x से गुणा करना है। और जब 4 पद हो जाते हैं तो 2 पदों के जोड़े बना लेते हैं, 2 पद इसके और 2 पद इसमें से कॉमन निकाल लो। 2 पदों में x कॉमन आ गया, जितना कॉमन लिया है उतना यहाँ से कम कर दो,
एक्स की घात से कॉमन लिया है, एक्स तो पूरे कॉमन आ गए। इसमें से जो कॉमन लिया जाएगा वो लिया जाएगा जिसको लेके यही बन जाए। तो क्या कॉमन ले लें हम? प्लस का। दो माइनस का लेते हैं तब जब हमें निशान बदलने हो, और निशान नहीं बदलने प्लस का ले लो। कितना बचा? अब इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? x माइनस 4। क्या बचा? दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है। ये तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक संख्या शून्य हो। और जब हमें दोनों में से किसी संख्या के बारे में नहीं पता तो हम दोनों में से किसी भी संख्या को शून्य के बराबर रख सकते हैं। तो हम दोनों को रख लेंगे। इसका मतलब या तो x माइनस 4 बराबर 0 है या x प्लस 4 है। अब ऐसे समझ लो, या तो 0 में इसे भेज दो, 0 को ये भाग करेगा तो x माइनस 4 बराबर 0, या फिर x माइनस 4 को 0 के नीचे भेज दो वो भी 0 रहेगा तो x प्लस 2 बराबर 0। दोनों स्थितियां बने यहाँ पर। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 0 प्लस 4 4 0 में जोड़ोगे और x बराबर 0 माइनस 2 होगा, उसे माइनस 2 ही लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 0 माइनस 2 आएगा ना, जब माइनस 2 से लेके जाएंगे 0 माइनस 2 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। सब क्लियर हो गया? ये x के वो मान आगे निकल के जिसको अगर मैं बहुपद में रख दूंगा तो बहुपद 0 बन जाएगा। रख के देखो, ये है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 या 4 रखना, 4 का वर्ग माइनस 2 गुना 4 माइनस 8, 16 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, 16 माइनस 16 का कितना बचा? बना दिया x बराबर 4 ने इसको 0। ऐसे x बराबर माइनस 2 भी से 0 बनाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो इस बहुपद को 0 बना दे। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन दो मानों के अलावा दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इस बहुपद को शून्य बहुपद, यानी इस बहुपद के शून्य निकला। अतः ये मान कब आए? जब मैंने इसे 0 बराबर रखा। किसे? बहुपद को। ये मान इस बहुपद को 0 रख के आए, यानी ये जो मान आए हैं जब मैं इसमें रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये वाले मान इस बहुपद के कौन है? शून्य। अतः x बराबर 4 तथा x बराबर माइनस 2 बहुपद px के कौन है? शून्य। और शून्य को क्या नाम रखते हैं? एक का नाम रखो अल्फा और एक का नाम बीटा। कोई दिक्कत इसमें? तो बहुपद क्या था हमारे पास? px क्या था? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, इसकी तुलना कर लो। px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करने पाएंगे? तुलना करोगे तो a का मान कितना आ गया? यह x स्क्वायर गुणांक 1 है, यह x की घात 2 का गुणांक 1 है, तो x की घात 2 का गुणांक 1, x की घात 2 का गुणांक 1, a बराबर b इक्वल टू 1 बोला माइनस 4 माइनस 2 बोले थे 4 बोले थे माइनस, और c बराबर ये है गुणांक, ये है अचर पद, और ये कौन है? शून्य। और सवाल के अनुसार हमें क्या करना है? बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करना। क्या करना है हमें? बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य जो भी संबंध होता है उसकी क्या करनी है? सत्यता की जांच। ये करनी। ऐसा तो नहीं ऐसे बता दिया भाई सही भी है। दुनिया के जितने बहुपद है सबके लिए ये संबंध की जांच जो है वो सही आनी चाहिए। क्या है अभी पहला संबंध हमारा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा। अल्फा प्लस बीटा का मान अलग निकालो, माइनस बी बटा ए का मान अलग निकालो, और दोनों अगर बराबर आ गए तो हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो। कुछ किताबों में ऐसे भी रखा होता है कि इस तरह से निकल लेते हैं। क्यों? एक तरफ लिख दिया अल्फा प्लस बीटा और एक तरफ लिख दिया माइनस बी बटा ए। अभी बराबर है या नहीं हमें नहीं पता। हमारे सूत्र में ये बराबर होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए। यहाँ पे हम चेक करते हैं अल्फा का मान कितना है, बीटा का
माइनस बी का मान कितना है -2 और ए का मान -2 माइनस माइनस कितना हो गया ये -4 में 2 गया कितना बचा बराबर आ गए। इसका मतलब अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a कैसे हो गए और सत्यापित की अंग्रेजी होती है वेरीफाई। दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग आप करते हैं। ये हमें पता था संबंध, किसी का LHS किसी का RHS मान रख के हमने खाली जांचा कि बात सही है या नहीं। दूसरा कौन है दूसरा है अल्फा बीटा और c बटा a। क्यों इसकी जांच करते हैं। अल्फा कितना है 4 बीटा कितना है c कितना है a कितना है 2 कितना आ गया -8 ये कितना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ आता है अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया c बटा a क्या हो गया ठीक है। तो ये हमने सवाल में सबसे पहले जो बहुपद दिया था वो बहुपद x में भी हो सकता है p में भी हो सकता है t में भी हो सकता है लिखा हो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस हो सकता है लिखा हो s स्क्वायर माइनस 2s कुछ भी लिखा हो सकता है। चर को वो अपने मन से सवालों में बदल सकता है यूं भी हो सकता है। प्रक्रिया सेम रहेगी बहुपद को 0 बराबर रखेंगे जो भी विधि हमारे पास है मध्य पद को दोबारा विभाजित करके सीधे सीधे निकला है बहुत अच्छी बात है उसे हम हल करेंगे। हल करके फिर हम उन्हें एक दो हमारे पास मान आएंगे एक को अल्फा एक को बीटा कहेंगे और फिर हम बहुपद की तुलना हमारा जो द्विघात बहुपद स्टैंडर्ड होता है उससे करेंगे। उससे हमारे गुणांक निकल आएंगे ABC। फिर हमारे पास ये दोनों सूत्र होते हैं इन सूत्रों से हमने व्याख्या करेंगे। अभी आप सारे क्वेश्चन करेंगे।